नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं लोजपा नेता अमन सांडिल्य। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से बिहार ऐसे गरीब राज्य में जातिगत गणना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अभी रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ बढ़ोतरी ही होगी। इसी विषय में बात करेंगे। अमन सांडिल्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, बिहार ऐसे गरीब राज्य में 500 करोड़ रुपया जातिगत जनगणना के नाम पर खर्च होना? देखिए, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, अब तक जितना आप उनका 15-17 सालों का जो देखिएगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं, मामले रहे हैं जहां पर कि इन्होंने पैसा को पानी की तरह बहाया है। जिस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए था जनता के हित में, गरीबों के हित में, और जो दबे कुचले लोग हैं या जो अति अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए जिसका यूज होना चाहिए था, तो ये तो 500 करोड़ रुपया, अभी ये जो म्यूजियम आपको बना है 500 से 1500 करोड़ रुपया गया। नहीं, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो इस तरह का इनका नीतीश कुमार का जो भी क्रियाकलाप रहा है, ये बिल्कुल इन्होंने वोट तैयार करने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए और समाज को डिवाइड करने के लिए इनकी हमेशा से राजनीति रही है। शुरुआती दौर को याद रखिए, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो समाज का हर तबका इनका साथ दिया था, ठीक है, और जश्न मनाया था। विरोधी भी कहते हैं कि पहला कार्यकाल में इनका काम हुआ था। लेकिन उसके बाद ये फिर वही वोट बैंक की पॉलिसी में ये लिप्त हो गए। अमन सांडिल्य जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, हमारी पार्टी ने किया है, हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने किया है, और मैं भी उसका जोरदार समर्थन करता हूं। तो समर्थन, लेकिन क्यों आ जाता है? लेकिन हमारे समर्थन के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य पवित्र उद्देश्य है। वहां पर हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हम जो समर्थन कर रहे हैं वो सभी समाज, सर्वजन समाज के लिए कर रहे हैं। हमारा सवाल सांडिल्य जी अभी भी वहीं पर है। आप फिर बातों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि क्या बिहार ऐसे राज्य में 500 करोड़ रुपया सिर्फ जातिगत जनगणना के लिए खर्च करना उचित है? ये तो देखिए, जनगणना, एक बात बताइए, जनगणना तो होता ही रहता है। 2021 में नहीं हो पाया कोरोना के चलते। जनगणना तो होता है। उस जनगणना में एक कॉलम बढ़ा करके जाति उसमें लिख सकते थे, एक और कॉलम बढ़ा करके उसमें आर्थिक स्थिति उसकी क्या है, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात कि 1 जून की जो बैठक हुई, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी स्पष्ट क्लियर नहीं किया कि ये जातिगत जनगणना कराने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, नहीं, मेरी बात समझ लीजिए। एक बात उन्होंने कहा कि 1931 के बाद से अब तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। उसमें आप देखिए कि आर्थिक रूप से कौन पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से कौन पिछड़े, ठीक है, किसको कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, समाज के कौन कौन लोगों को कौन कौन जो जरूरी सुविधाएं हैं वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। इन तमाम सारी बातों को लेकर के, ठीक है ना, आप कराइए। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मैं एक प्रश्न यहाँ खड़ा करना चाहूँगा, मैं अपने मुख्यमंत्री जी से। प्रश्न मेरा ये है कि जब ये जातिगत जनगणना होगी, हो सकता है कि किसी जाति का जो पहले का अनुमानित प्रतिशत है वो कम हो और किसी का अनुमानित प्रतिशत बढ़े। ऐसा होगा, निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। लेकिन उस दौर में उस चीज़ को अगर ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी को या पूरे शासन प्रशासन को, जो भी हमारा राजनीतिक वर्ग है, उसको इस पर विचार करना होगा कि फलाना कम्युनिटी अगर 2% घटा है तो इसका मतलब कि वो परिवार नियोजन के कार्यक्रम को बहुत बढ़िया से उसका पालन किया है, वो धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अगर आप ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि गरीबों में इस जाति का इतना बढ़ा है और इसको इतनी सुविधाएं बढ़ानी होगी, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिनकी संख्या घटी है उनको पुरस्कार के रूप में आप क्या देंगे, जो खुद जनसंख्या को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी बैकफुट पर आई कि नहीं आई? मैंने पहले भी आपके एक इंटरव्यू में बोला था कि ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं लोग, बीजेपी वाले और जदयू वाले जी। ये चूहे बिल्ली का खेल है, ठीक है।
पहले से सब तय है, ऐसा नहीं था कि ये तय नहीं था। बीजेपी, जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी बोली होगी कि भाई हम पहले से विरोध करेंगे, बाद में फिर हम लोग सलट लेंगे इस मामले को, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग जो है ना वो सवर्ण वर्ग भी है जो बीजेपी के साथ है, कैडर वोटर है, ठीक है ना, जो बीजेपी के साथ है। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो वक्तव्य है, ठीक है, उस वक्तव्य से मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अभी मैं जो कुछ आपका व्यक्तिगत ये मेरा व्यक्तिगत राय है, हम पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन सबका शैक्षिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक हैसियत को और उसके कितना उसका विकास हुआ है, ये सबको ध्यान में रखना होगा, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो या SC ST हो या कोई भी हो। वो तो ध्यान रखना सरकार का ठीक काम है। वो तो अभी फॉर्मेट आएगा, अभी फॉर्मेट आया नहीं है। हमारा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जातिगत जनगणना से ज्यादा जरूरी था जनसंख्या नियंत्रण अभी मैं बता रहा हूँ, कहा जा रहा है कि जाति पर जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, तो क्या जो आदमी कम बच्चे जिसको है वो ज्यादा बच्चे के लिए प्रेरित नहीं होगा? बिल्कुल। देश इससे मैंने तो यही ना सवाल किया, मैंने आपसे यही ना बोला कि जो स्वतः जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं सरकार, हाँ, जो चल रहे हैं सरकार क्या उनको पुरस्कृत करेगी? सवाल ये है। और जिनको 10 बच्चे हैं उन्हें दंडित करना होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कहूंगा कि उनको दंडित करना होगा, नहीं, कानून लाइए कि वो कम से कम सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन अभी जातिगत जनगणना पर बात हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि आप कराएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जनगणना करा लीजिए। पहली बात की, नीतीश कुमार की एक विभाजनकारी नीति है। नीतीश कुमार शुरू से लेकर आज तक विभाजनकारी नीति पर ही चले हैं। दलितों को उन्होंने बांट दिया दलित महादलित में, ठीक है। अति पिछड़ों के लिए जितना काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। जब देख रहे हैं कि अब बिहार से मेरी विदाई तय है और जनता मेरे शासन से उब चुकी है, तो वो जातिगत जहर घोलने का ये इन्होंने काम किया है। इसमें सारे विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं, विपक्षी पार्टियां की मजबूरी है। राजनीति यहाँ वोट की है, सत्ता की राजनीति है, सत्ता की राजनीति। बात समझिए, सारे नेता करते हैं, आप भी करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं। नहीं, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संसद में उनका वक्तव्य याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि जो दलित अगर करोड़पति या अरबपति है तो उसको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। ये हिम्मत, मेरी बात समझिए, ये हिम्मत, कहने का हिम्मत लोकसभा में, बताइए कि आज तक कौन सा दलित नेता किया है? हुजूर, तो कहना क्या है, आप छोड़ के दिखाइए ना। क्या चीज? आप छोड़ दीजिए, आपका अगर सामर्थ्य है तो आप उनके क्षेत्र को घोषित कर दीजिए, लोकसभा घोषित कर दे कि ये चिराग पासवान का क्षेत्र जनरल है, तब भी लड़ करके वो दिखा देंगे, उनमें उतनी दम है। ऐसा थोड़ा ना है, हिम्मत किया है उन्होंने, बोलने का हिम्मत किया। कौन बाकी नेता किसी ने बोला? उन्होंने बोलने का हिम्मत किया, तारीफ करनी चाहिए। तो चिराग पासवान पूरे समाज को लेकर के चलने वाले हैं। चलिए, आप आखिरी प्रश्न का मेरे जवाब दे दीजिए कि क्या अभी जातिगत जनगणना ज्यादा जरूरी था या जनसंख्या नियंत्रण कानून? जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन जातिगत जनगणना अगर हो रहा है, समाज का या राजनीतिक अगर मान लीजिए कि ये डिमांड है, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उससे मुझे कोई हानि नहीं है। लेकिन मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन पूरी ईमानदारी से हो, और उस जनगणना का जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, तो उसमें सभी वर्गों का उचित ध्यान रखा जाए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अमन सांडिल्य जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि जातिगत जनगणना के मैं पक्ष में हूं, लेकिन इसमें सही ढंग से काम हो और जो भी लोग इसमें हैं सभी को उचित भागीदारी मिले और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।